चलो देखो, हम लोग चैप्टर क्लास 9 का पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है गति। गति में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं या टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, जिसका नाम है गति के समीकरण। इसके पहले हम लोग की जितनी परिभाषाएं थी और उन परिभाषाओं में जो अंतर हम लोग पढ़े थे, दूरी और विस्थापन, चाल तथा वेग, त्वरण, तो इन सब में जो हम लोग डेफिनेशन थे वो भी पढ़े थे, तथा इनके बीच जो अंतर थे उनको हमने पढ़ लिया था। तो उन पर बनने वाले न्यूमेरिकल को भी हमने सॉल्व कर लिया था। वहाँ से न्यूमेरिकल का आने का चांस थोड़ा कम रहता है, लेकिन आता है, ऐसा नहीं आता है। वहाँ से न्यूमेरिकल बन के आते हैं, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा बन के आते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है गति के समीकरण। तो गति के समीकरण ध्यान समझो। तो मान लेते कोई एक वस्तु है, वह एक समान त्वरण से किसी सीधी रेखा पे गतिमान है। क्या ध्यान समझो, माना कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण ए से सीधी रेखा पर गतिमान है, तब उसके प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग u, v, विस्थापन s तथा समय t में इस तरह से रिलेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गति के समीकरण बोलते हैं। बात में आ रहा है? क्या बताओगे? वस्तु पर त्वरण क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, तभी ये समीकरण लगेगा। अगर एक समान त्वरण नहीं तो ये समीकरण नहीं आप लगे। ध्यान समझना। क्या बताओगे? अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से सीधी रेखा पर गतिमान है, सीधी रेखा पर गतिमान है, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी a, v, डिस्प्लेसमेंट s तथा समय t और एक्सेलरेशन a में ये रिलेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गति के समीकरण बोलते हैं। बात समझ रहा है? ये गति का पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा। बात समझ। गति के 3 समीकरण हैं, इनको लिख लो। याद करने का तरीका क्या है? देखो, याद करने के पीछे जाओगे तो हम बार बताते हैं, अगर याद इस तरह समीकरण मिलेंगे, फॉर्मूला अगर याद करने जाओगे तो तुम भूल जाओगे। कोशिश करो उस पर जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व करोगे तो तुम्हें समीकरण अच्छे से याद हो जाएंगे और फॉर्मूला अच्छे से याद हो। तो पहला समीकरण आप पढ़ लेते क्या होता है। तो पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a एक्सेलरेशन है, त्वरण, और t क्या है? समय। बात समझ रहा है? सबका मैंने याद रखोगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह पढ़ने का तरीका भी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, टी समय है, हाफ तुम पता है 1/2 नंबर है, ए एक्सेलरेशन और टी क्या है? समय है। इसका होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर यानी अंतिम वेग, यू स्क्वायर इक्वल टू प्रारंभिक वेग, और 2 तो नंबर है, ए क्या एक्सेलरेशन, एस क्या डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पर हमारा समीकरण है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वेग समय ग्राफ के द्वारा, किसके द्वारा? वेग समय ग्राफ के द्वारा। ये हमारा वेग समय ग्राफ है। तो वेग समय ग्राफ के द्वारा हम लोग इन समीकरणों को एक तरह से इनका प्रूवेंट यानी कि सत्यापन देखेंगे। बात समझ रहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में करके आ जाता है कि गति के समीकरणों को उसके वेग समय ग्राफ के द्वारा क्या कीजिए, उसको सत्यापित कीजिए। तो ये सत्यापित करने वाला आएगा, कोई एक ठो आ जाएगा, तीनों में उसको एक ठो आ जाएगा। तो याद रखना, पहला वाला आने का चांस ज्यादा रहता है, जो हमें बताएं, क्योंकि दूसरा और तीसरा क्या होता है, इसी से क्या होते हैं, डेराइव होते हैं, यानी कि इसी से क्या होते हैं, परिभाषित होकर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमारा इस तरह से बनाते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ हम बनाना बता चुके हैं। ये यहाँ पर क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है। कोई इसका ना थोड़ा छोटे बनाया है, लेकिन अगर ध्यान से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक्सिस है, ये यहाँ पर वी है, मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पर टी है, ये v और ये टी। तो वेग समय ग्राफ हो गया। यहाँ पर देखो सीधी रेखा मिली, इसका मतलब वस्तु कैसे है, वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते ध्यान समझते हैं। तो माना एक वस्तु या कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। माना कोई वस्तु क्या एक समान त्वरण से गतिमान है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, अंतिम वेग क्या है, v है। प्रारंभिक वेग v और u और अंतिम वेग v, जिसका टाइम t1 पर इसका वेलोसिटी था यानी वेग था u, और टाइम 2 पर इसका वेलोसिटी यानी वेग कितना हो गया, v। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत? t1 टाइम पर उसका वेलोसिटी यानी वेग कितना था, u, और t2 समय पर उसका वेग यानी वेलोसिटी कितना हो गया, v। बात समझ रहा है? अब आगे देखो, तो हम कहेंगे कि इसमें मान लो इस तरह है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, तो यहाँ से आते देखो क्या हो जाएगा, BC। क्या हो जाएगा, BC। और यहाँ से आते कितना हो जाएगा, BD। क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, तो हम कहेंगे कि BD बराबर, या क्या बोलेंगे, BC बराबर, क्या बोलेंगे, BC, या BD ले लो, इसको ले लो, हम BD ले लिया। तो BD बराबर क्या हो गया, BD। BD बराबर क्या हो, ध्यान समझो, इतना क्या है BD, ध्यान से इसको समझना, इतना क्या है BD। मान लेते हैं हमारे पास इतनी बड़ी कोई लकड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बड़ी लकड़ी है, तो हम कहेंगे BD कितना बड़ा होगा। तो बड़ी लकड़ी में से इतना छोटा वाला तोड़ देंगे तो इतना बचेगा,
यानी बड़ा इतना धागा रहेगा, इतना तोड़ के निकाले तब एंजाइम बचेगा। तो हम कहेंगे BD बराबर कितना होगा, तो बड़ा वाला धागा कौन है BC, BC में से इतना तोड़ के निकाल देंगे, यानी GC को तोड़ के निकाल देंगे, तब क्या बचेगा BD। बात समझ, तोड़ के निकाला मतलब घटाना, तोड़ के निकाला मतलब घटाना। समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो BD बराबर लिखेंगे, BD बराबर क्या लिखेंगे कि बड़ा वाला धागा कौन है BC, बड़ा वाला धागा BC, BC में से कितना तोड़ के निकालोगे DC, कितना निकालोगे DC, ये समझ आया। तो BD बराबर क्या होगा BC माइनस DC, BC माइनस, कोई दिक्कत है तक समझ आया। अब देखो हमें पता है यह DC, ये क्योंकि आयत है, ये क्या है, तो आयत में आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये हमारा क्या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसमें ध्यान समझो। तो यहाँ समझना है BD बराबर BC माइनस DC कैसे हुआ। अब ध्यान देखो ये पूरा क्या है तुम्हारा रेक्टेंगल यानी आयत है, तो आयत में आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जितना बड़ा DC होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, OA होगा, जितना बड़ा DC बराबर होगा उतना बड़ा क्या होगा OA। तो हम DC की जगह OA लिख सकते हैं, DC की जगह क्या लिख सकते हैं OA। बात समझना है, DC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग OA, ये सही है। तो DC बराबर क्या लिख दिए OA, तो क्या है BD बराबर क्या हो जाएगा BC माइनस OA। अब ध्यान समझो BD का वैल्यू कितना हो, तो BD बराबर देखो यहाँ पे OA बराबर कितना है U, OA बराबर कितना है U, तो OA की जगह क्या लिख दिए U। और ध्यान देखो अगर BC बराबर कितना है, BC बराबर कितना है तो दिख रहा है V, BC बराबर कितना दिख रहा है V, तो BC की जगह लिख दिए V, और माइनस था तो माइनस, और OA की जगह क्या लिख दिए U। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, क्या मान लिए समीकरण नंबर 1, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे पुनः माना एक समान त्वरण A हो, जो त्वरण है वो क्या हो A हो, तो हमें पता है A बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, त्वरण किसे बोलते हैं, ये वेग परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, तो वेग परिवर्तन देखो कितना आ रहा है, तो वेग परिवर्तन इतने है ना, यहाँ से आता तो U है और यहाँ से आता V है, तो इतना ही क्या हो जाएगा वेग परिवर्तन होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहले U था, यहाँ से आता कितना था U, अब कितना हो गया V, तो V में से U माइनस कर, तो यही ना वेग परिवर्तन होगा BD, वेग परिवर्तन कितना होगा BD, तो वेग परिवर्तन बराबर BD, और समय अंतराल हम कहेंगे T2 माइनस T1 हो, कितना होगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 कोई ना कोई समय आएगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3, कुछ ना कुछ समय आएगा ना, तो मान लो समय जो है वो T आएगा, कितना आएगा T, ठीक है। तो समय अंतराल कितना लिख दिए T, वेग परिवर्तन कितना हो गया BD, और समय अंतराल कितना हो गया T। अब ध्यान देखो तो A बराबर हो जाएगा BD बटे में T, A बराबर क्या हो जाएगा BD बटे में T, या तो हम इधर BD लिखेंगे और T इधर डिवाइड उस साइड क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो BD बराबर लिखेंगे इधर जाकर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा AT, क्या हो जाएगा AT। तो BD बराबर AT समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 यहाँ, समीकरण नंबर 2 यहाँ। ध्यान देखो यहाँ पर दिया BD बराबर V माइनस U, BD बराबर V माइनस U, और यहाँ पर BD बराबर है AT, तो यह भी BD और यह भी BD, यानी यह BD में ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर जाएंगे, क्या हो जाएंगे बराबर। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कहेंगे V माइनस U बराबर, या AT बराबर V माइनस U, AT बराबर V माइनस U। अब ध्यान देखो ये माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो V बराबर हो जाएगा U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। बात समझ आया, यह हमारा समीकरण गति का समीकरण नंबर 1, गति का समीकरण नंबर 1, ये समझ आया। ये तीनों समीकरण है, इसमें से पहला समीकरण का डेरिवेशन है, ये समझ में आप रहा कि कहीं दिक्कत है, और ये समझ आ गया, ठीक है। इसको एक बार घर पे डिराइव करोगे समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल है, बस ये तुम्हारा ये ग्राफ सही से बना होना चाहिए। ग्राफ रहेगा वेग समय ग्राफ के द्वारा गति के प्रथम समीकरण का निरूपण है, क्या है वेग समय ग्राफ द्वारा गति के प्रथम समीकरण का निरूपण। इस तरह इस ये टेस्ट में आएगा, ये एग्जाम है, इसको कर लोगे, पास सुना रहा है, इसको लिख लो। देखो ध्यान से गति के प्रथम समीकरण का निरूपण समझ में आ गया था। अब हम लोग वेग समय ग्राफ के द्वारा गति के द्वितीय समीकरण का हम लोग निरूपण करने जा रहे हैं। ध्यान समझना, ग्राफ हमारा वही है, ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं है, और बाकी सभी जो सिंबल है तो पता है, एस विस्थापन है, यू क्या है प्रारंभिक वेग है, टी समय है, ए क्या है एक समान त्वरण, टी क्या है समय, इसी का हमें निरूपण करने जाना है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, तो उसके द्वारा मान एक गतिमान है, तो जब गतिमान है तो उसके द्वारा जो तय किया गया विस्थापन वो कितना होगा, तय किया गया विस्थापन
कितना होगा, तय किया गया विस्थापन मान लेते एस होगा, क्या होगा एस। तो हमें पता है वेग समय ग्राफ में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन, उसमें क्या होता है जो एरिया रहता है, मतलब क्या होता है इसका एरिया जो बनेगा वही एरिया उसके विस्थापन के बराबर होगा, क्या होगा। तो कोई भी अगर वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो उसका जो एरिया बनेगा, क्या बनेगा एरिया बनेगा, मतलब टाइम t1 और टाइम t2, पहला वेलोसिटी दूसरा वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग और दूसरा अंतिम वेग, उनके बीच का जो एरिया रहेगा यही एरिया उनके बीच का क्या दिखाएगा, विस्थापन को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करता है। यानी कि हमें विस्थापन निकालने के लिए क्या करेगा, इस समलंब चतुर्भुज क्या बनना है, समलंब चतुर्भुज बनना है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसी चतुर्भुज जिनके दो भुजाएं आपस में समांतर हो, दो भुजाएं असमान हो तथा समांतर हो, यानी लंबाई में बराबर न हो, बस क्या हो समांतर हो, और उनके बीच क्या हो परपेंडिकुलर दूरी, यानी परपेंडिकुलर कोई रेखा हो इस तरह से, इसे क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो उनके बीच का जो ये हमारा बन रहा है क्या बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है, और इसी का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम कहेंगे एस यानी विस्थापन बराबर किसके, समलंब चतुर्भुज AOCB का क्षेत्रफल के बराबर होगा। बात समझ रहा है, AOCB के क्षेत्रफल के बराबर, यहाँ बात समझ आई। यानी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, वस्तु के जो क्षेत्रफल बनेगा AOCB समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी के बराबर। अब आगे देखो, अब हम इस समलंब चतुर्भुज को दो भाग में बांट लेते हैं, इतना आयत कर देते हैं और इतना त्रिभुज। दिख भी रहा है तुम लोगों को साफ साफ, ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं आयत और ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं त्रिभुज। तो आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे तो हमारा कुल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर AOCD, ये तुम्हारा आयत हो गया, प्लस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ADB का क्षेत्रफल। सही है, बात समझ रहा है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पर मान लेते किसको OC को, लंबाई किसको मान लेते OC को, और चौड़ाई किसको मान लेते AO को। सही है, समझ में आया। और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे में परपेंडिकुलर ऊंचाई, आधार गुणे में परपेंडिकुलर। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा AD हो गया, आधार क्या हो गया AD, और परपेंडिकुलर ऊंचाई क्या हो गया तुम्हारा BD, क्या हो जाएगा BD। यहाँ पर सच समझ में आया पूरा, यहाँ AO कैसे आया, OC कैसे आया, 1/2 कैसे आया, समझ में आया। 1/2 फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में परपेंडिकुलर ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। बात समझ में आया। अब आगे देखो, तो यहाँ पर हो गया AO, अब AO देखो इतना तो कितना है U के बराबर, कितना है U के बराबर। ये OC बराबर कितना है T के बराबर है, लिख दिए U गुणे में T, U गुणे में कहाँ से एक एक लेटर कहाँ से आ रहा है समझना, जहाँ ने समझना डाउट करके हाथ ऊपर करना बता देंगे। बात समझ आ रही है, ठीक। अब प्लस था तो प्लस कर दिए, 1/2 लिख दिए। अब देखो AD बराबर कितना है, तो कहोगे AD बराबर OC है, भाई ये आया तो आमने सामने भुजा बराबर होगी, AD बराबर OC, और OC बराबर कितना है T के, OC बराबर T, तो हम डायरेक्ट AD बराबर T लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। बस समझ रहा है। और यहाँ पर क्या है BD, अगर तुम पिछला वाला डेरिवेशन ध्यान दो तो उसमें समीकरण 2 में हम BD बराबर क्या लिखे AT, BD बराबर क्या लिखे हैं, समीकरण 2 में अगर देखो ध्यान से तो BD बराबर क्या है AT, देख लो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है ना समीकरण 2 में BD बराबर AT। तो यहाँ पर हम BD की जगह क्या लिख देते हैं AT, BD बराबर क्या लिखते हैं AT। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे समीकरण 1 में हम BD बराबर V माइनस U भी लिखे हैं, V माइनस U। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा कि हम AT ही क्यों लिए हैं, V माइनस U क्यों नहीं ले लिए, भाई दोनों तो बराबर है, BD के बराबर V माइनस U भी है और BD के बराबर AT भी है। तो हम यह जवाब देंगे कि हमें रिलेशन चाहिए किसमें, प्रारंभिक वेग U, अंतिम वेग V, टाइम T, और एक्सेलरेशन त्वरण भी चाहिए। बस VU लेके थोड़ी ना गुल्ली डंडा खेलना है भाई, हमें एक्सेलरेशन त्वरण भी चाहिए, इसलिए हम त्वरण वाला फॉर्मूला लेकर चले। बात समझ आई। तो BD बराबर AT के लिए ये डाउट क्लियर हुआ। अब BD बराबर AT रख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर तो UT यहाँ लिख दिए, UT मल्टीप्लाई को इससे लिख देते साथ साथ में, UT और प्लस 1/2 तो क्या पढ़ेंगे हाफ A, और T का T से मल्टीप्लाई हो गया T स्क्वायर। सर तो S बराबर क्या होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो उसको लिख लो और फिर इसके बाद आगे किया जाए, हम लोग थर्ड देखा जाए फॉर्मूला।